गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, पिछली क्लास में अपने सीनेट के संगठन के संदर्भ में हमने चर्चा करी थी। आज हम सीनेट की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि सीनेट विश्व का प्रथम सदन है, द्वितीय सदन, जो कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इसको ज़्यादा पावर दी गई है क्योंकि जनरली देशों में आपने देखा होगा कि जो निचला सदन होता है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है। सीनेट की शक्तियों की हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहली जो शक्ति आती है वो है कानून निर्माण की शक्ति। सीनेट की कानून निर्माण की जो शक्ति है वो अन्य देशों के द्वितीय सदन की तुलना में सीनेट की शक्तियाँ ज़्यादा हैं। सीनेट में 3 तरह के विधेयक, जैसा कि आपको पता है 3 तरह के विधेयक होते हैं। साधारण विधेयक के संदर्भ में सीनेट के जो शक्ति है वो प्रतिनिधि सदन के समान है। 2/3 बहुमत से साधारण विधेयक यहाँ पर पारित होते हैं। दूसरे विधेयक है संवैधानिक संशोधन विधेयक, जिसके संदर्भ में दोनों सदनों को समान शक्तियां मिली हुई हैं और 2/3 बहुमत से पारित होते हैं। वित्तीय विधेयक के संदर्भ में यदि हम देखें तो सैद्धांतिक दृष्टि से प्रतिनिधि सदन की शक्तियां ज़्यादा हैं, क्योंकि वित्तीय विधेयक सर्वप्रथम प्रतिनिधि सदन में ही रखे जाते हैं। वहाँ से 2/3 बहुमत से पारित होते हैं, तब वो सीनेट में आते हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप से यदि हम देखें तो वित्तीय विधेयक के संदर्भ में सीनेट की शक्तियाँ बहुत ही व्यापक हैं। वो इस वित्तीय विधेयक में संपूर्ण परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। केवल नाम को छोड़कर सारे जो उसके विषय हैं उनको वो परिवर्तित कर सकती है। ये शक्ति अन्य देश के उच्च सदन के पास नहीं है, लेकिन सीनेट के पास है। तो सीनेट वित्तीय विधेयक में प्रतिनिधि सदन की भांति संशोधन कर सकती है, उन्हें अस्वीकार भी कर सकती है। सीनेट बजट के संशोधन का अधिकार रखती है, जबकि बजट का आपको पता है कि बजट ब्यूरो के माध्यम से राष्ट्रपति के निर्देशन में बजट बनता है, लेकिन सीनेट चाहे तो उसमें भी संशोधन कर सकती है। तो इस तरीके से हम ये कहते हैं कि सीनेट किसी भी वित्तीय विधेयक को नाम के अतिरिक्त उसके सारे जो आयाम है, विषय है, उसमें वो परिवर्तन कर सकती है। यह अधिक शक्ति है। कभी कभी विवाद हो जाए तो विधेयक सम्मेलन समिति के पास जाते हैं। सम्मेलन समिति में प्रतिनिधि सदन और सीनेट दोनों के सदस्य बराबर मात्रा में होते हैं। सम्मेलन समिति के सदस्य इन दोनों सदनों में उन विधेयकों के प्रति एक सहमति बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें सीनेट का कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो ज़्यादा रहता है, और वो जो जैसा सोचती है और जैसा करना चाहती है उसी आधार पर निर्णय अक्सर लिया जाता है। दूसरी शक्तियों को जब हम देखते हैं तो दूसरी आती हैं कार्यपालिका शक्तियाँ। कार्यपालिका शक्तियाँ जब हम देखते हैं तो सीनेट की कार्यपालिका शक्तियाँ प्रतिनिधि सदन की तुलना में ज़्यादा हैं, व्यापक शक्तियाँ रखती है। पहला, राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों पर सीनेट का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव होता है। राष्ट्रपति जितनी भी नियुक्तियां करता है उसमें सीनेट की पुष्टि की आवश्यकता होती है। 2/3 बहुमत से उसमें पुष्टि करती है। राष्ट्रपति 2 प्रकार की नियुक्तियां करता है। अगर हम देखें बच्चों तो पहली नियुक्ति तो उसकी देश से संबंधित होती है, राष्ट्र से संबंधित होती है, जिसमें राजदूतों की नियुक्ति करता है, वो मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, उच्च सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता है। इस पर भी सीनेट जो है वो अपनी सहमति देती है। इसके अलावा द्वितीय नियुक्तियां संघीय अधिकारियों की होती हैं, जो किसी राज्य के लिए होती हैं। यदि संघीय अधिकारियों को किसी राज्य में नियुक्त करते हैं, इसके लिए सीनेट द्वारा परामर्श लेने की आवश्यकता है। यदि राष्ट्रपति किसी राज्य में कोई संघीय अधिकारी की नियुक्ति कर रहा है तो उसको उस राज्य का जो सीनेटर है सीनेट में, उससे परामर्श लेना होता है। तो उसके लिए वहाँ पर ये प्रथा बनाई दी गई है कि दूसरी नियुक्ति के लिए सीनेटर से उसको सलाह लेनी पड़ेगी। वर्तमान में इस प्रक्रिया से जुड़ा एक नियम अमेरिका में प्रचलित हुआ है, जिसका नाम है सीनेटोरियल कर्टसी। तो सीनेटोरियल कर्टसी कई बार बच्चों आपसे पूछ लिया जाता है, छोटे जो क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के उसमें भी पूछते हैं। तो सीनेटोरियल कर्टसी क्या है? सीनेटोरियल कर्टसी को जब हम देखते हैं तो इसका आशय है कि राष्ट्रपति जिस राज्य में नियुक्तियाँ करे वहाँ के, यानी कि उस राज्य के सीनेटर से, वरिष्ठ सीनेटर से वो परामर्श लेगा, क्योंकि 2 सीनेटर होते हैं, है ना, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। तो वरिष्ठ सीनेटर से परामर्श ले। यदि वरिष्ठ सीनेटर उसके दल का नहीं है तो अधीनस्थ सीनेटर से परामर्श ले, और यदि वो दोनों ही उसके दल के नहीं हैं तो उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब जब सीनेटर से परामर्श नहीं लिया है तब तब राष्ट्रपति को कई विरोधों का सामना करना पड़ा है। तो राष्ट्रपति ने इस शिष्टता को तोड़ने की कोशिश की गई, तो राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को सीनेट ने अवैध घोषित कर दिया, उनको अस्वीकार कर दिया। 1938 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने
यदि हम देखें तो वर्जीनिया में एक संघीय न्यायाधीश की नियुक्ति करी थी बिना सीनेटर के परामर्श से, तो उस नियुक्ति को सीनेट ने खारिज कर दिया। उसने कहा कि भाई इसमें हम लोगों से परामर्श नहीं लिया, सीनेटर से परामर्श नहीं लिया, इसलिए नियुक्ति मान्य नहीं है। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो 1951, 1968 इसमें कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कि हमको ये देखने का संदर्भ मिला है कि सीनेट के परामर्श की आवश्यकता या सीनेट की पुष्टि की आवश्यकता राष्ट्रपति को नियुक्ति के संदर्भ में रहती है। तो ये इसकी व्यापक एक शक्ति है बच्चों, जिसका कि प्रयोग सीनेट राष्ट्रपति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए करती है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, वहाँ वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति में है, तो कहीं ना कहीं वो निरंकुश नहीं हो जाए तो सीनेट का जो एक दबाव है वो राष्ट्रपति के ऊपर बना रहता है। दूसरी हम जब देखते हैं तो दूसरी विशेष शक्ति यदि हम कार्यपालिका की देखें तो वो है संधियों के संदर्भ में। राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियां जब तक लागू नहीं होती है जब तक कि सीनेट उस पर 2/3 अपना बहुमत नहीं दे देती। तो 2/3 बहुमत देने की उससे आवश्यकता होती है। इस शक्ति के आधार पर सीनेट राष्ट्रपति के ऊपर नियंत्रण रखती है और राष्ट्रपति के जो वैदेशिक संबंध निर्धारित करने की जो शक्ति है उसमें सीनेट की भी भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है। तो इस तरीके से सीनेट ने वर्साई की संधि को भी अस्वीकृत किया, जो कि उसे सही नहीं लगी। 1789 से लेके 34 तक यदि हम देखें तो सीनेट ने 682 संधियों को स्वीकार किया, 173 को संशोधित किया और 15 संधियां इसने अस्वीकृत कर दी। तो कुल मिला के संधियों के संदर्भ में भी सीनेट की पावर जो है वो ज़्यादा है। तीसरी महत्वपूर्ण शक्ति है युद्ध की घोषणा करना। तो बच्चों युद्ध की घोषणा करने का अधिकार भी सीनेट के पास है। सीनेट ही युद्ध की घोषणा करती है, कांग्रेस के द्वारा की जाती है। इस शक्ति का प्रयोग, दो शक्तियों का प्रयोग तो सीनेट अपने आप करती है, अकेले करती है, लेकिन ये तीसरी शक्ति है कार्यपालिका, इसका प्रयोग वो प्रतिनिधि सदन के साथ मिलकर ही करती है। थर्ड जो इसकी मेन शक्ति देखते हैं वो है अन्वेषण की शक्ति। तो बच्चों अन्वेषण करते हैं, जांच करने की शक्ति। तो मैंने आपको बताया था कांग्रेस की विधायी शक्तियों में कि ये जांच समितियां गठित करती है, हर सदन की अपनी अपनी जांच समितियां होती हैं। सीनेट की जांच समितियां अन्वेषण शक्ति बहुत ही व्यापक है, ये जांच समितियों का गठन करती है। जितने भी प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, विभाग होते हैं, उनके पदाधिकारियों से ये सारे दस्तावेज मांगती है, सूचनाएं मांगती हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों की छानबीन करती है और यदि उसको इसमें कोई गड़बड़ दिखती है तो ये उस मंत्री को भी निष्कासित करने का अधिकार रखती है। तो इन चीज़ों को यदि हम देखें तो 1929-1930 में अमेरिका में आर्थिक संकट आ गया था। उस समय वॉल स्ट्रीट के द्वारा जो भ्रष्ट उपचार या भ्रष्ट तरीके अपनाए गए थे वो इस अन्वेषण शक्ति के द्वारा ही प्रकाश में आए थे। इसके अलावा राष्ट्रपति हर्डिंस के समय तेल कांड षड्यंत्र हुआ था, प्रकाश में आया और 3 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। तो इस कहीं ना कहीं ये एक अन्वेषण के माध्यम से चेक करने का काम राष्ट्रपति और कार्यालय के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर करती हो। तभी बच्चों वहाँ पे हम देखें तो सही रूप में यदि लोकतंत्र की स्थापना हमें दिखाई देती है तो अमेरिका में दिखाई देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों में यदि हम देखें तो पूर्व में भी मैंने आपको बताया सबसे प्रमुख है महाभियोग की जाँच। राष्ट्रपति के ऊपर, उपराष्ट्रपति के ऊपर, न्यायाधीश के ऊपर और देश के जो भी उच्च राजनीतिक अधिकारी हैं उनके ऊपर यदि देशद्रोह, भ्रष्टाचार के कोई मुकदमा चल रहा होता है या कोई बात सामने आती है, उन्होंने कोई अपराध किया होता है, तो उस समय प्रतिनिधि सदन महाभियोग प्रस्ताव लाता है, उसकी पुष्टि प्रतिनिधि सदन में होती है, फिर वो सीनेट में आता है, सीनेट में इस प्रस्ताव की सुनवाई होती है और सीनेट भी उसमें अपना निर्णय देती है। तो इस तरीके से ये एक बहुत विशेष शक्ति है जिससे कि राष्ट्रपति बंधा रहता है, वो डरता है कि कहीं ना कहीं मेरे से कोई गलत काम नहीं हो जाए। तो सीनेट का पूर्ण नियंत्रण रहता है और ये बच्चों मैंने बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि विश्व का ये पहला द्वितीय सदन है जो इतना शक्तिशाली है। अन्य देशों में प्रथम सदन ही शक्तिशाली होता है। अन्य शक्तियों में यदि हम देखें तो सीनेट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए मतदान की गणना करती है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भी करती है। कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब उपराष्ट्रपति को बहुमत नहीं मिले तो प्रथम 2 उम्मीदवारों में से उपराष्ट्रपति का चयन करती है। तो बच्चों ये हो गई आपकी सीनेट की शक्तियाँ क्या हैं। अब अगली क्लास में हम सीनेट के दोष क्या हैं, इसकी कमियाँ क्या हैं,